मॉर्निंग गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट अर्जुन सिंह। स्वागत है हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मन की बात पर। आज हमारे बीच एक ऐसे महान व्यक्ति आ रहे हैं जिन्होंने सामाजिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर या फिर व्यक्तिगत रूप से भी लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुए हैं, जो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, दिलों के चहीते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय अभय सिंह यादव। स्वागत है भैया हमारे इस शो पे। आइए बिराजिए और ढेर सारी बातें करते हैं मन की। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारी जनता को। मैं अभय सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी से हूँ और आपके बीच अकबरपुर कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। बिल्कुल सर, देखा जैसा कि सर ने अभी अपना परिचय दिया है। सर से हम एक और इंटरेस्टेड बात जानना चाहेंगे। सर, कैसा लग रहा है हमारे शो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो मन की बात में आकर। बहुत ही अच्छा प्रयास है, आप लोग इसके बधाई के पात्र हैं। तो शुरुआती दौर पे सर, सफलता की जो सीढ़ियां होती हैं सर, किस कदम से किस कदम पे किस तरफ से आप बढ़े हो, तो कुछ बताइए। मेरा जो जन्म है 31/12/1982 का है जी सर। उसके 10 ही महीने बाद मेरे फादर डॉक्टर थे, डॉक्टर भूपत सिंह यादव। उनका एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके बाद जो मेरा पालन पोषण और जो भी मेरी शिक्षा दीक्षा है, मेरे ग्रैंडफादर चौधरी गयाब साहब यादव जी ने की। जी जी। और वो अकबरपुर कानपुर देहात में नामचीन हस्तियों में गिने जाते थे, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी थे। तो उन्हीं की देखरेख में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। कानपुर के BNSD इंटर कॉलेज के हॉस्टल में मैं रहा, वहाँ से मैंने 12th पास किया। उसके बाद मैंने क्राइस्टचर्च कॉलेज से मैंने PG किया, MSc किया। उसके बाद मुझे एक अवसर मिला था, मेरा सिलेक्शन हो गया था ऑस्ट्रेलिया जाने का, लेकिन मेरी फैमिली की सिचुएशन और कंडीशन ऐसी थी कि मैं वहाँ नहीं जा पाया। और ये कहिए कि मुझे मेरे भाग में आप लोगों के बीच ही रहना बदा था, आप लोगों के बीच में ही समाज सेवा करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कुछ संयोग भी होते हैं, कुछ कोइंसिडेंट भी होते हैं कि मैं यहाँ हूँ आज आप लोगों के बीच में, और मैं यहाँ हूँ, मैं खुश भी हूँ। और जो मेरी सफलता में जितना भी योगदान कहा जाए तो मेरे ग्रैंडफादर का ही है, और उसके बाद मेरी पत्नी रूबी प्रकाश का, क्योंकि वो भी मेरा हर जगह सहयोग करती है, इसलिए मैं इतना टाइम अपने स्कूल और अपने समाज में, अपने क्षेत्र में लोगों को दे पाता हूँ। अच्छी बात है ये, और कहीं ना कहीं आपके पिता का बिल्कुल आशीर्वाद है आपके ऊपर, और पत्नी जी का प्यार भी आपके साथ है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक ऊर्जा देती हैं आगे बढ़ाने के लिए। सर, वैसे हमने सुना है कि आपके कुछ कॉलेज और स्कूल हैं बच्चों के, तो किस तरीके, कल तक कितने थे, आज क्या हैं? मेरे ग्रैंडफादर ने पहले स्कूल की नींव 1965 में रखी थी, नेहरू विद्यालय नबीपुर और चाचा नेहरू विद्यालय कुंभी में, कानपुर देहात जी। तो मैंने तो अपनी पढ़ाई 2006 में पूरी की, फिर मैं यहाँ आया। तब मैंने अभी रिसेंटली 5 to 7 ईयर में मैंने 2 कॉलेज बनाए। बहुत बढ़िया सर। एक मैंने अकबरपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया, प्ले ग्रुप से लेकर 10th तक, डॉक्टर भूपत सिंह एजुकेशन सेंटर अपने पिताजी के नाम से, उनकी याद में। फिर मैंने एक अपने बाबा जी के नाम से चौधरी गयाब साहब यादव इंटर कॉलेज को खेड़ा में बनाया। तो इस तरह से आज की डेट में मैं अपनी 4 संस्थाओं को देख रहा हूँ और अच्छे से चला भी रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ के निकल भी गए हैं। तो ये मेरा स्कूल का सफ़र 1 से 4 हो गए। अच्छा सर, ये बताएं, वैसे जो भी आपके स्कूल हैं, विद्यालय हैं, जो जितनी संस्थान हैं, इनकी स्थापना कब हुई? बताया मैंने, एक 1965 में मेरे ग्रैंडफादर ने 2 स्कूल खोले थे। अच्छा। उस समय दूर दूर तक 15-15, 20-20 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं होते थे, शिक्षा का बहुत अभाव था। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका भी समाज के उत्थान के लिए बहुत योगदान है। वो 1965 से 82 तक ब्लॉक प्रमुख भी रहे। तो किसानों को, पिछड़ों को और लोगों को शिक्षा से ग्रामीण क्षेत्र तक वो जोड़ना चाहते थे। तो उन्हीं की भावना के अनुरूप मैंने 2 से 4 विद्यालय कर लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ये प्रयास है। आपका प्रयास भी चल रहा है।
हमने ये भी सुना है सर कि आपने राजनीति में भी कदम रख रखा है, कि समाजवादी पार्टी का भी आपने दामन थाम रखा, तो ये कैसे, कब, कहाँ से शुरुआत हुई राजनीति पे, कैसे ही आप? राजनीति की बात करें तो राजनीति तो हमारे परिवार में, हमारे खून में रची बसी है जी। मेरे दादाजी, ग्रैंडफादर चौधरी गयाब प्रसाद यादव जी, अच्छा। 1960 से वो राजनीति में हैं। बिल्कुल। जब देश आज़ाद हुआ और वो इमरजेंसी में लोकतंत्र सेनानी के रूप में जेल में भी रहे, 1.5 साल 15 महीने करीब जेल भी रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह की पार्टी, जब समाजवादी पार्टी नहीं थी तभी वो लोकदल की राजनीति करते थे, समाजवादियों की राजनीति करते थे। उसी के फलस्वरूप नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब 92 में समाजवादी पार्टी बनाई, उसके बाद से हम लोग तो पढ़ रहे थे, लेकिन 2006 में जब मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके आया जी जी जी। तब मैंने समाजवादी पार्टी में के यूथ प्रकोष्ठ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला सचिव कानपुर देहात से अपना सफ़र तय किया और उसी संगठन और अपनी कार्य शैली के दम पर आज मैं समाजवादी की राष्ट्रीय सचिव हूँ, लोहिया वाहिनी का। ये सब आप लोगों का प्यार है, चाहने वालों की दुआएं हैं, क्षेत्र के लोगों की दुआएं हैं। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं सर दिख रही है कि अभी तो आप समाजवादी पार्टी में हैं। कुछ विचार ऐसे आते हों कि तो कभी और भी पार्टियां हैं, उनके बारे में कभी विचार किया कि अरे मैं इसमें शामिल हो जाऊं, अरे इसमें शामिल हो जाऊं? इस तरह का ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। मैं यूथ हूँ और हमारे नेता जी। यूथ आइकन है माननीय अखिलेश यादव जी, और अच्छी बात है कि हम लोगों को उनके नेतृत्व में 30-40 साल बहुत अच्छे से राजनीति करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। बाकी पार्टियों में जो भी लीडर हैं उतने यंग नहीं हैं, उतने एनर्जेटिक नहीं हैं, उतने एजुकेटेड नहीं हैं, उतनी ब्रॉड सोच नहीं है। इसलिए और हम लोग चूँकि समाजवादी हैं, समाज में सभी को ले के आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए विचारधारा के भी अनुसार मेरे लिए समाजवादी पार्टी ही सब कुछ है। कभी भी मन में कोई ख्याल नहीं आया कि मुझे किसी और दल में भी जाना। अच्छी विचारधारा है अपनी समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा सर, ये बताइए कभी ऐसा कोई पल आया हो कि जिस पल में आपने बहुत ऐसा एक हादसा हुआ हो जो कभी आपकी ज़िंदगी से भूले ना भूलता हो? हादसे के लिए तो कहा जाए तो हर इंसान के लिए उसके माँ बाप सब कुछ होते हैं। बिल्कुल सर। तो मेरे लिए ना भूलने वाला एक ही हादसा है कि मैं 10 महीने का था, मेरे फादर रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। ये जीवन का सबसे बड़ा हादसा है जो कभी भूला भी नहीं जा सकता, लेकिन उसकी भरपाई मेरे बाबा श्री गयाब प्रसाद यादव जी ने बहुत अच्छे से की और उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, एक बात और कि ऐसा कोई फिर से एक पल आया हो जिस पल में आपको बेहद ज़्यादा खुशी हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें अचीव की हों कि जिनको भी आप उसी तरीके से बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं ज़िंदगी में? खुशियाँ, मेरा अपना मानना है कि खुशी के मौके बनाने चाहिए, खुशी के मौके गंवाने नहीं चाहिए। और खुशी इसलिए भी है कि हम 2 भाई हैं, मेरे भाई के 3 बेटी 1 बेटा है और मेरे 2 बेटे हैं। मेरी वाइफ हैं, वो मेरे सारे स्कूल देखती हैं अच्छे से। बिल्कुल अच्छी बात है। इसलिए मैं राजनीति कर पाता हूँ, गरीबों की, असहायों की, पीड़ितों की मदद कर पाता हूँ, बेरोजगारों की। बहुत अच्छी बात है सर। तो सबसे बड़ी खुशी तो मेरे लिए यही कि मैं किसी की सेवा कर पाऊँ। सर ये बताइए अच्छा कि आप अपने जो दिन की दिनचर्या होती है वो कैसे आप शुरू करते हैं? मेरा दिन का शेड्यूल सारा फिक्स होता है, बिफोर डे ही सब फिक्स हो जाता है कि नेक्स्ट डे कौन से कार्यक्रम है। रही बात दिनचर्या की, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ सुबह 6 o'clock पर। उसके बाद मैं गर्म पानी पीता हूँ, फ्रेश होता हूँ, आधा घंटा योगा करता हूँ और अपना स्नान पूजा पाठ, उसके बाद मैं रेडी होकर एनी हाउ 9 to 10 o'clock पर अपनी ऑफिस के काम निपटाता हूँ, स्कूल के काम निपटाता हूँ। करीब 12 से 1 बजे तक मैं ऑफिस से उठ जाता हूँ। फिर मैं दोपहर का लंच करता हूँ। उसके बाद जो भी मेरे क्षेत्रीय शेड्यूल होते हैं, कहीं भी पार्टी कार्यक्रम में जाना है, किसी की शादी में जाना है, किसी भी कार्यक्रम में जाना है, सामाजिक या क्षेत्रीय या पार्टी के, वो सब अपने काम करके मैं लेट नाइट 8-9 बजे तक अपने घर आ जाता हूँ। थोड़ी देर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, टीवी देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ और बच्चों के साथ गपशप करते हैं हम लोग। उसके बाद लेट नाइट खाना खा के हम लोग 10 to 11 सो जाते हैं। 6 घंटा हम लोग नींद जरूर लेते हैं। तो सर आप लोगों की कैसे मदद कर पाते हैं फिर? लोगों की मदद के लिए, चूँकि मैं लोगों से जुड़ा हूँ डायरेक्ट,
मैंने 2015 में 12 से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था और मेरा बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल है, तो लोगों से जुड़ाव की कोई समस्या नहीं है। लोग डायरेक्ट मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरा नंबर क्षेत्र के सभी लोगों के पास है। और रही बात लोगों की मदद, तो लोगों की मदद का मेरा अपना एक तरीका है। जो लोग मेरे पास आते हैं या मुझे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अनुसूचित समाज से है, ये व्यक्ति गरीब है, किसी भी समाज से है, किसी भी जात का, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या सर आपने वैसे क्या एनजीओ या ऑफिस टाइप का कुछ बना रखा है? हाँ, क्या मेरा अपना एक ऑफिस है, उसमें 5-6 लोगों का स्टाफ है जो कि फ़ोन करते हैं उन ज़रूरतमंद लोगों को, उनका डिटेल नोट रखते हैं, रजिस्टर में उनकी एंट्री होती है, फ़ोन नंबर भी होते हैं। और किसी की इलाज में मदद करनी है, किसी की बेटी की शादी है उसकी मदद करनी है, किसी गरीब को, किसी पीड़ित को थाने चौकी मदद करनी है, उनकी मदद करने का काम करना। अच्छी बात है, गरीबों और पीड़ितों की मदद करना। हमने सुना है सर आप नौजवानों की काफ़ी सारी इंस्पिरेशन है, आपसे कुछ लोग नौजवान जो भी हैं आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है, तो इसकी कोई ख़ास वजह जो नौजवान आपसे काफ़ी ज़्यादा? नौजवान इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मैं भी नौजवान हूँ। बिल्कुल, वो तो। और हम जिस पार्टी की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी की, जी सर। तो हमारे नेता भी यूथ आइकन है, नौजवान है जी। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर आए हैं, बहुत अच्छी सोच है उनकी, क्रिएटिव। और उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दिखाया, उनकी बहुत सारी योजनाओं से पूरे देश, पूरे विश्व में एक मैसेज गया कि एक नेता है जो स्किल्ड है, पढ़ा लिखा है, कुछ करने का मादा है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने 24 महीने में आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया। जी जी जी। आपका यूपी का पुलिस का हेडक्वार्टर बनाया लखनऊ जी। में, बहुत अच्छा बनाया फॉरेन स्टाइल में। कई सारी उनकी योजनाएं हैं, लायन सफारी टावर बनाया, जी। बहुत सारे काम है। उनकी डायल 100 एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें कि आप फ़ोन करेंगे पुलिस आपके हाँ जी। दरवाजे पे आएगी। और जो पुलिस का स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया वो अमेरिका और यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। सर अब हम जानना चाहेंगे, कई सवाल तो हो चुके हैं, आप कुछ ऐसा बताइए अपने बारे में, अपने मन की बात बताइए कि हम तो सभी लोग जानते ही हैं कि आपने बहुत कुछ ऐसा अचीव कर भी रखा, आगे और क्या क्या सोच के रखा सर कि ये पाना है, जनता के लिए पाना है, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए? हर आदमी को मेरा मानना है, हर नौजवान को एक सकारात्मक दिशा में प्रयास करने चाहिए, अपनी क्षमता को पहचान कर, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को पहचान कर और अपनी योग्यता के अनुसार। बिल्कुल। रही बात आपने जो सवाल किया कि मन की बात चैनल में आप अपने मन की बात शेयर करें, जी, तो मैंने अपना एक गोल डिसाइड किया है। जी सर। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ब्लॉक प्रमुख थे अकबरपुर ब्लॉक के, तो मेरा गोल है कि मैं अकबरपुर क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख बनूं, जिला पंचायत सदस्य बनूं और चुने जाने के बाद मैं ज़िले की लोकल बॉडी में अपने नौजवानों का, अपने क्षेत्र के गरीब असहाय बेरोजगार किसानों का मैं नेतृत्व करूं। बिल्कुल अच्छी बात है सर। उनके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊँ उनके लिए, ये मेरा एक गोल है। फिर फैमिली की रही बात, तो पढ़ाई का मेरे यहाँ बहुत क्रेज रहा है। जी सर। तो मेरा अपना मानना है कि आपके पास पैसा ज़्यादा हो ना हो, लेकिन आप शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अपने बच्चों को, अपने परिवार में भाई भतीजों को जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाने का मेरा प्रयास है। क्योंकि मेरे दादाजी भी साहित्य विज्ञान रखते, मेरे पिताजी डॉक्टर थे और मेरे एक दादाजी के भाई जो थे वो भी सरकारी वकील थे, एक बाबा मेरे सरपंच थे। तो मेरे यहाँ पढ़ाई का परिवार में माहौल रहा है और मैं खुद भी MSc MBA हूँ और PhD कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल। तो पढ़ाई के साथ साथ इस क्षेत्र में कितने से ज़्यादा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ स्कूल खोल पाऊँ, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जहाँ आने जाने के साधन भी नहीं है, और राजनीति में अच्छा काम करके, आज की राजनीति भी बहुत गंदी हो गई है, स्वस्थ राजनीति नहीं है जी। अच्छे लोगों को लोग किसी के बहकावे में आकर चुनने की भूल कर देते हैं। जैसे मैं पिछली बार इलेक्शन लड़ा 2015 में, तो मात्र 60 वोट से जिला पंचायत 12 से हार गया। अच्छा। अब आज वही लोग क्षेत्र के पछतावा करते हैं। चूँकि मेरी भावना सही है, लोगों के प्रति मेरा सोचने का नज़रिया सही है, इसलिए लोग अब मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि मैं किसी की दलाली नहीं करता हूँ, थाने चौकी में सबकी फ्री मदद जायज़ है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, तो उसके लिए लड़ने के लिए ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल सर। और मैं ऐसा करने का प्रयास भी करता हूँ।
कि जो मेरे पास आया है और वो जेन्युइन है आदमी, तो उसकी मदद कर पाऊँ, 100% मदद कर पाऊँ, ये मेरा प्रयास है। राजनीति के अलावा मुझे अपनी निजी ज़िंदगी में एडवेंचर का भी शौक़ है, घूमने का बहुत शौक़ है मुझे। बिल्कुल अच्छी बात और है मैं सर। आपको बता दूं कि मैंने 10 से 11 देशों की यात्रा की है। अरे बहुत बहुत सर बधाई हो आपको। मैंने पूरा यूरोप घूमा है। यूरोप के 7 कंट्री में गया हूँ। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और आपका वेटिकन कंट्री, इटली। उसके बाद मैं थाईलैंड गया, मलेशिया गया, इंडोनेशिया गया, करीब 10-11 देश में घूम आया हूँ। मेरा मानना है कि घूमना एक मौज मस्ती नहीं है। घूमने से आपको आपके देश में क्या कल्चर है, दूसरे देश में क्या कल्चर है, दूसरे देश में क्या टेक्नोलॉजी है, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कई सारी चीज़ों को सामने देखने का मौका मिलता है। सही बात है, बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। खाली टाइम में मेरा अपना एक शौक़ है कि घूमने जाना है। चाहे फिर मैं यहाँ यदि लोकल में जाऊँगा तो अच्छे अच्छे अपने यहाँ हिंदुस्तान में, चूँकि हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं, बिल्कुल हिंदू बिल्कुल हैं, सर। तो धार्मिक आस्था भी है। तो हम लोग उज्जैन है, माँ पीताम्बरा है, माँ वैष्णो देवी है, और आपका ये तिरुपति बालाजी है। इस तरह कई, मथुरा वृंदावन है, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ खाली समय में हम फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ यहाँ भी जाते हैं। और हिल एरिया में मुझे यहाँ अपने हिंदुस्तान में उत्तराखंड और हिमाचल बहुत पसंद है। जब भी मौका मिलता है यहाँ ज़रूर जाता हूँ। बिल्कुल सर, आप इतनी जगह घुमाएं, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। सर वैसे कुछ अनुभव बताइए, इतनी सारी जगह पे आप होकर आए हो, क्या सीखने को मिला सर? सीखने को ये मिलता है कि हमारे यहाँ कोई भी, चाहे वो पढ़ा लिखा नौजवान हो, चाहे वो पढ़ा लिखा बुजुर्ग हो, यहाँ रूल को फॉलो करने में किसी का विश्वास नहीं है। फॉरेन में आप जाइए, आपको रोड पर कहीं भी एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। सब लोग रूल को फॉलो करते हैं, देश की साफ सफाई स्वच्छता में अपना योगदान देते हैं। वो लोग कूड़े को डस्टबिन में ही डालते हैं, वो लोग जेब्रा लाइन को देख के ही रोड क्रॉस करते हैं, वो लोग रेड लाइन देख के स्टॉप हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में लोगों का विश्वास है कि नियम तोड़ने में मज़ा आता है, तो यहाँ रूल को कोई फॉलो नहीं करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। रूल फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं होती। मुहिम चल रही थी सर, पेड़ लगाओ, तो अच्छी बात है सर, पेड़ लगाना चाहिए, इससे वातावरण शुद्ध रहता है। तो सर ये पेड़ लगाने वाला कुछ उसके बारे में बताइए सर। पेड़ लगाने के लिए तो हम सभी को प्रेरित होना चाहिए। आज की डेट में इतने सारे हाईवेज बन रहे हैं, इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, हम लोग कहीं ना कहीं कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रहे हैं पेड़ों की जगह पर। और इसीलिए जो भी आज इकोनॉमिक संतुलन जो भी बिगड़ा हुआ है कि मौसम सारे चेंज हो गए हैं। बारिश के समय में गर्मी हो रही है, गर्मी के समय में बारिश हो रही है, जब जाड़ा होना है तब भी बारिश हो रही है। तो मौसम सारे एकदम मिक्स हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जलवायु परिवर्तन हो, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं भूकंप आ जाता है। तो ये जो हम लोग दिन रात पेड़ों को काट रहे हैं, कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रहे हैं, उससे ये सब इकोनॉमिक जो संतुलन है बिगड़ रहा है। पेड़ों को लगाने के लिए अखिलेश जी ने बहुत अच्छी एक मुहिम शुरू की थी अपने कार्यकाल में, और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कई लाख करोड़ पेड़ लगाकर उत्तर प्रदेश का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बिल्कुल, ये तो बधाई की सर है। परंपरा को अब अन्य सरकारें भी फॉलो कर पा रही हैं। अब वो कितनी सफल है वो तो उन्हीं के डेटा बता पाएंगे, लेकिन हम अपना व्यक्तिगत, हम अपने घर में, हम अपने कॉलेज में प्रतिवर्ष कई सैकड़े पेड़ लगाने का काम करते हैं और लोगों को प्रेरित करने का भी काम करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, ढेर सारी बधाई सर, आप ये अच्छा काम करते हैं। कहीं ना कहीं सर हर एक व्यक्ति को एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। श्योर, पेड़ भी हमारे बच्चों की तरह है। बिल्कुल सर, हम लोग चाहें तो पेड़ अपने नाम से या अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर के नाम से एक पेड़ लगाएं, उसकी शुरू से देख रेख करें, उसको पानी दें, नियमित दिनचर्या बनाएं कि मुझे इस पेड़ को पानी देना है, इसकी सेवा करनी है, इसकी साफ़ सफाई करनी है। और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, हमें छाया देता है, हमें फल देता है, तो हमें बहुत आत्मिक खुशी प्राप्त होती है। और कहीं ना कहीं जो भी वायुमंडल में जो संतुलन है उसमें भी हमारा लोगों का योगदान हो जाता है। तो सर हम जानेंगे, वैसे आप सर अपनी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए सर क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट या फिर राजनीति और भी वगैरह कैसे टाइम दे पाते सर? अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो मैं सुबह उठकर आधा घंटा योगा करता हूँ। जी जी, उससे मन को शांति मिलती है। बिल्कुल अच्छी बात है सर। और उसके बाद मेरे शेड्यूल सब बिफोर डे फिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल, कि मेरा बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ऑफिस में 12 बजे तक बैठता हूँ। बिल्कुल सर। अपने सारे स्कूल के स्टाफ से मिलना, पेरेंट्स से मिलना, और भी सारी समस्याएं, बैंकिंग निपटाना और जो भी है। उसके बाद स्कूल चलाने में मेरा सहयोग मेरी पत्नी करती है। बहुत अच्छी बात अभी है। AA BEd है।
तो वही देखती हैं पूरा, और इसलिए ही मुझे राजनीति में टाइम मिल पाता है। बच्चों को वो संभालती हैं, घर को संभालती हैं, स्कूल संभालती हैं, और जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं उनका सहयोग करता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है और सर। बाकी टाइम मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से क्षेत्र में जाना, कार्यक्रमों में जाना और देर रात तक अपना घर लौट आना, ये शेड्यूल रहता है। और रही बात अपने आप को फिट रखने की, मानसिक शांति की, जी, तो खाली टाइम में एंटरटेनमेंट में मुझे म्यूजिक पसंद है, या फिर घर में हूँ तो न्यूज़ देखना पसंद है। अच्छा सर। और या फिर मुझे कुकिंग का भी शौक़ है। अरे वाह, फ्री हूँ, खाली हूँ, अच्छा मूड है तो खुद भी बना के खिलाता हूँ सबको। बहुत अच्छी बात। हमें कब क्या खिला रहे हैं सर? आप लोगों को जल्द मन की बात यूट्यूब चैनल की सभी टीम को मैं पहले तो यहाँ बुलाया आप लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद दूँगा। अर्जुन भाई को, अक्षय मिश्रा को, सैयद भाई को और कैमरामैन मैडी को। बहुत जल्द आप लोगों को मैं किसी वीकेंड पे पार्टी दूंगा, और अपने हाथ से पनीर की डिश में बहुत अच्छी बनाता हूँ, अरे बनाकर खिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर हमने एक सुना है कि सर हमारी टीम ने रिसर्च किया है कुछ, कि आपने गरीबों की मदद करते हुए सर, और किस तरीके से आप मदद करते हैं, तो एक छोटी सी क्लिप है हमारे यहाँ, तो हम दिखाना चाहेंगे। इस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। जैसा कि सर हमने वीडियो देखी है, तो सर क्या इस किस तरीके से करते हैं, हमने वीडियो में भी देखी, आप बताएं इसके बारे में कुछ। मदद करने के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मददगार व्यक्ति की। बिल्कुल अच्छी बात है और सर। मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे सक्षम बनाया है, तो मैं जिस लायक हूँ मदद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कर पाऊँ। रही बात मदद करने की बात, तो मेरा एक अपना सिद्धांत है, मैंने बना रखा है कि जो भी अनुसूचित जात के लोग हैं, मेरा मानना वो ज़्यादा गरीब हैं, लेबर तबके के लोग हैं, उनके यहाँ यदि लड़की की शादी है तो मैं उनके यहाँ ज़रूर मदद देने का काम करता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है और सर। उस मदद का कोई शो ऑफ नहीं कि अखबार में निकलवाना है या न्यूज़ में निकलवाना है, चुपचाप उनको घर जाकर कोई ऐसा गिफ्ट देता हूँ जो उनके काम आ सके। बिल्कुल सर। और अभी जैसे मेरे गांव के पास में एक वाल्मीकि समाज की महिला थी, उनकी बेटी की शादी थी, तो मैंने उनको साइकिल गिफ्ट की थी। अरे वाह। और मदद करने में जैसे भागवत कथाएं हैं, क्षेत्र में बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे लोग जो उन कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, उन कमेटियों से जुड़े रहते हैं। रामलीला कमेटी है, कृष्णलीला कमेटी है, भागवतों के आयोजन अब गाँव में हर जगह होते हैं। हर गाँव में प्रतिवर्ष 2-2, 4-4, 5-5 भागवत कार्यक्रम होते हैं, या अन्य भी धार्मिक कार्यक्रम, जागरण वगैरह होते हैं। तो उन सभी कमेटियों को मैं, कमेटी जो भी बोलती है, मैं उनका सहयोग करता हूँ, आर्थिक, शारीरिक, या जो भी वो जिम्मेदारी देते हैं कि आपको भंडारे में ये योगदान देना है, रिफाइंड पहुँचाना है, आटा पहुँचाना है, ये देना है, तो मैं देने का काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, आप मदद करते हैं। सर अब हम जानेंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जिसके चलते लॉकडाउन भी हुआ, उसका अनुभव सर बताइए आप। निसंदेह कोरोना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी आपदा भी है, बहुत बड़ा अवसर भी है जी। आपदा इसलिए रही कि इस कोरोना ये आया हम लोगों में होली के बाद मार्च में, और अभी आप लोग देख रहे हैं पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। कोई देश ऐसा नहीं जो इस महामारी से बचा हो। बिल्कुल सर, सही कहीं कम कहीं ज़्यादा। और प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान में करोड़ों लोग इस महामारी से प्रभावित हैं। कई हजार, कई लाख लोग हम लोगों के बीच से विदा हो चुके हैं इस महामारी के कारण। तो मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूँ जो हम लोगों के बीच में आज नहीं है, इस महामारी के कारण विदा हुए। अब रही बात इस महामारी के बारे में, आपदा इसलिए हम कहेंगे क्योंकि इस महामारी ने करोड़ों लोगों का जी रोजगार छीन लिया, व्यापार छीन लिया। जी जी। और आज आदमी जो है खाने के लिए मोहताज है। जी। वर्तमान जो सरकारें हैं उनका कोई प्रयास नहीं है इस बीमारी को कंट्रोल करने में, कोई खोज नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है।
हम लोगों को खुद ही अपनी चिंता करनी है, अपने परिवार की चिंता करनी है, अपनी समाज की चिंता करनी है, उनको जागरूक करना है। नहीं, बिल्कुल सर। और मैंने महसूस किया कि जब लॉकडाउन लगा, अपने यहाँ लॉकडाउन 1 लगा, तो लोगों में एक संयम था कि ये 10 दिन 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जी ऐसा नहीं हुआ। आज 6 महीने हो गए। जी जी। हम लोग अभी भी इस महामारी से संघर्ष कर रहे हैं और भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी कोई वैक्सीन आ जाए, कोई दवा आ जाए जो सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा सके और इस महामारी से निजात पाया जा सके। क्योंकि चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे लखनऊ हो, बहुत सारे लोग जो कई वर्षों से वहाँ काम कर रहे थे, लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा हाईवे पे कई हज़ार किलोमीटर पैदल चल के अपने घर पहुँचे हैं। कोई बैलगाड़ी से अपने घर पहुँचा है, कोई बैलगाड़ी में बैल की जगह, एक वीडियो आया तो उसमें महिला एक पुरुष बैलगाड़ी की जगह बैल की जगह खुद ही बेचारे बैलगाड़ी को घसीट रहे थे। कोई सूटकेस में अपने बच्चे को बैठाल के घसीट रहा है। बहुत सारे अनुभव हैं जिनको देखकर आपकी आत्मा खुद ही दुखी हुई। और मैंने जो प्रयास किया अपने क्षेत्र में कि लॉकडाउन लग गया है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो मेरा अपना एक रूटीन था। मैंने अपने पर्सनल रिसोर्सेज से हर एक गांव का सर्वे कराया कि किस गांव में ऐसे गरीब हैं जो जिनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा या खाना नहीं बन पा रहा है। मैंने उनकी लिस्ट बनाई और मैंने अपने कर्मचारियों को, अपने स्टाफ को लगा के 2 से 3 हज़ार बैग बनवाए, जिसमें 5 से 10 किलो राशन था। दाल, चावल, चीनी, आटा, मसाले, साबुन, सारी चीज़ें उसमें पैक थी। एक बैग करीब 1000 रुपये का था। अरे बिल्कुल। तो मैं डेली 2 गांव 3 गांव जाता था इस कोरोना काल के दौरान, सेफ्टी के साथ, मास्क और ग्लव्स पहनकर। उन गरीब लोगों की मदद करने का जो एक जज्बा था, मैं उस गांव जाकर उन लोगों को बुलाकर एक जगह एक एक करके उनको बैग देने का काम किया, जिससे वो भूखे न रहें, हम भूखे न रहें, वो भी भूखे न रहें। बिल्कुल, ये मेरा अपना एक तरीका था कोरोना के दौरान मदद करने का। बहुत अच्छी बात है। सर ने अभी बताया कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ढाला। हम जानना चाहेंगे कि अब जैसा कि सारी चीज़ें लॉकडाउन और कोरोना के चलते हुई, अभी आप हमारे व्यूअर को और जनता को, नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश के रूप में मेरी यही अपील है सभी से, चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, क्योंकि देश में ऐसी परिस्थितियां हैं कोरोना महामारी के कारण, संक्रमण काल के दौरान, कि लगभग सभी कुछ तो खुला हुआ है लेकिन स्कूल अभी भी नहीं खुले हैं। तो बड़ी चुनौतियां हैं बच्चों को शिक्षित बनाए रखना, क्योंकि बच्चे अब घर में हैं 6 महीने से, वो अपना पिछला काफ़ी कुछ भूल चुके हैं। स्कूल प्रॉपर वे में चल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में समस्या है इंटरनेट की, तो प्रॉपर वे में ऑनलाइन क्लास भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है कि किसी तरह उनको शिक्षा मिल सके, स्कूल जल्दी से जल्दी खुल सके, बीमारी नियंत्रण में आ सके, बच्चे स्कूल जा सकें। और नौजवानों के लिए मेरा एक संदेश है कि वो मन में एक सकारात्मक सोच रखें। जी, जीवन में क्या करना है, अपना गोल निश्चित रखें। बिल्कुल बिल्कुल, कि मुझको पढ़ाई में ये अचीव करना है, उसके बाद मुझे इस नौकरी में जाना है, या व्यापार करना है, या राजनीति में जाना है। तो हर चीज़ का एक गोल होना चाहिए। बाकी कुछ मैं जैसा मानता हूँ कि कुछ किस्मत भी होती है, वो खुद ही अपना रास्ता बनाती है, आपको उस ओर ले जाती है। बिल्कुल सही कहते हैं सर। और इस बीमारी के दौरान नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी सेफ्टी से रहें, अपने घर पर रहें, ज़रूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकलें और सारे प्रिकॉशन यूज़ करें। घर में गर्म पानी, काढ़ा, मास्क, दस्ताने, इन सभी चीज़ों का यूज़ करें प्रॉपर वे में। यही मेरा संदेश है सर। अच्छा ये बताएं, वैसे ये कॉलेज खुलने की या स्कूल खुलने की संभावना क्या है? जैसा कि मेरे कुछ IAS PCS दोस्त भी हैं, अफसर, उनसे बात होती है और सरकार की जो स्थिति चल रही है, वर्तमान संक्रमण कोरोना का जो बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि इस सत्र में स्कूल कॉलेज खुल पाएंगे। अच्छा, प्रॉपर वे में सारे शैक्षणिक संस्थान आपके 1 अप्रैल 2021 में ही खुल पाएंगे, जो मेरा अपना मानना है। जैसा कि सर आप जानते ही होंगे, हर किसी लाइन पे हर किसी व्यक्ति के हेटर्स होते हैं, तो हेटर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आलोचकों को बहुत सकारात्मक लेना चाहिए। जैसा कहा गया है, निंदक नियरे रखिए। यदि आपकी आलोचना करने वाले लोग नहीं होंगे तो आपको लाइफ में कुछ करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। ये मेरा अपना मानना है।
बिल्कुल सही बात। तो इसलिए आलोचकों की बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि उन्होंने कहीं कोई टिप्पणी आपके बारे में की है और वो टिप्पणी आपके समर्थकों के द्वारा आप तक पहुंची है, तो उसको पॉजिटिव लेते हुए, आत्ममंथन करते हुए कि यदि हमें ऐसी कोई कमी है या नहीं है, या जो आलोचना कर रहे हैं ये बात सही है या गलत, उसका आत्ममंथन करते हुए उस पर सुधार करने की ज़रूरत है। आलोचक हमें सतर्क करते हैं कि आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ सुधार करिए, तो कहीं ना कहीं उसको सकारात्मक लेना चाहिए, वो हमारे आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सर ने बहुत सी बातें ऐसी बताई जो हमने सीखी हैं, जो आपने सीखी हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे यूट्यूब चैनल मन की बात पर आए। कहीं ना कहीं आपने हमारे व्यूअर्स को, जनता को, समाज को, युवाओं को सर बहुत सी चीज़ें आपने बताई हैं, किस तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करना चाहिए, और समाज को एक नई दिशा दिखाई, युवाओं को नई दिशा दिखाई है। तो इन सब चीज़ों के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हम देर नहीं करेंगे, आपको टाइम हो रहा सर, तो इजाज़त देते हैं। अब हम सर को अलविदा करते हैं। थैंक यू अर्जुन और आपकी टीम, अक्षय, मैडी, सैयद भाई, जो आपने मन की बात चैनल में हमको आमंत्रित किया और अपने दर्शकों से रूबरू कराया। जितने भी दर्शक हैं, मेरी ओर से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मन की बात को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल, और मेरी अच्छी बातों जो हो अपने जीवन में उतारने का काम करें। सर को हम विदा करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको बताएंगे। अगले एपिसोड में हम एक और नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। अभी के लिए हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, गिव अवे कर रहे हैं, जो कि लोगों के साथ कॉफ़ी कप मिलेगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी ना किए तो जाइएगा नहीं। थैंक यू अर्जुन।